कांग्रेस में गृह युद्ध कैसे लड़ेंगे बीजेपी के विरुद्ध? जी हां, पूरे देश भर में कांग्रेस के जो हालात हैं उससे तो यही सवाल खड़ा होता है। कांग्रेस का ये अंदरूनी घमासान उत्तराखंड में भी कम नहीं है। यहां 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले कांग्रेस बिखरी बिखरी दिख रही है। नेताओं में गुटबाजी चरम पर है। किसी नेता के दौरे का दूसरे नेता को पता नहीं, तो दूसरी तरफ बागियों पर भी घमासान छिड़ा हुआ है। पूर्व सीएम हरीश रावत तो सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं और बागियों के बहाने पार्टी नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। तर्ज कस रहे हैं कि धन्य है उत्तराखंड की राजनीति, जहां दल बदलू अब रूठे हुए अपने हो गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इतने अंतर कलह से जूझती कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला कैसे करेगी? आज उत्तराखंड की आवाज में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, मगर उससे पहले आप जरा ये बयान सुन लीजिए। उत्तराखंड के साथ ये बड़ा भारी द्रोह होगा कि यदि हम दल बदल करने वालों को, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने वालों को, विकास के साथ धोखा करने वालों को बिना माफ़ी मांगे जनता से पार्टी में वापस लेते हैं। ये मेरा एक सैद्धांतिक मत है, मेरा सैद्धांतिक मत है। मैं नहीं जानता कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ, मगर मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब मैं देखता हूँ कि बाँह फैलाए हुए स्वागत के लिए मेरी पार्टी खड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले का पता नहीं। कांग्रेस में लोकतंत्र है, कांग्रेस में नेताओं को भी, कार्यकर्ताओं को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। अब केवल हाइपोथेटिकल काल्पनिक सवालों पर हम हाय तौबा मचाने लगे, कोई भी मचाने लगे, तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। ये मीडिया में क्रिएटेड एक तरह का वातावरण बनाया जा रहा है। कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह बहुत तेज हो गया है और ये दृश्य केंद्र में भी दिखाई दे रहा है और उसके बाद उत्तराखंड में भी इसकी स्थितियां हमारे सामने हैं। वैसे तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस प्रकार से श्री हरीश रावत ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह के द्वारा सभी को आमंत्रित करने की मुहिम पर एक तंज कसा है, उससे बहुत साफ है कि कांग्रेस के अंदर घमासान अपने चरम पर है और इससे पार्टी का जो बिखराव है और तेज होगा, ये तय है। तो सवाल यही है कि अगर उत्तराखंड कांग्रेस में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है तो ऐसे में कैसे लड़ेंगे वो बीजेपी के विरुद्ध, क्योंकि सामने चुनौती बहुत बड़ी है। इसी को समझने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए उन सभी का मैं तारुफ आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ विनोद सोयल साहब, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका विनोद सर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इनके अलावा मथुरा दत्त जोशी साहब, जो कि कांग्रेस के लीडर है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है मथुरा दत्त जोशी सर। सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी मथुरा दत्त जोशी सर। देखा जाए तो 2022 को देखकर ही सब कुछ सियासी समीकरण जो है वो तय हो रहे हैं और पार्टियां उसी हिसाब से आगे आगे दिशा में काम कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड कांग्रेस में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है सर, क्या लग रहा है आपको, कैसे 2022 तक हम ऐसे पहुंच पाएंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपकी बहुत ही स्पष्ट रूप से कह दूं, कांग्रेस में प्रदेश में कोई गृह युद्ध नहीं है। हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कांग्रेस बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ संघर्ष कर रही है, जगह जगह जा रही है और जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन हरीश रावत के जो बयान आ रहे हैं सर और सोशल मीडिया पे वो इस वक्त काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं सर, वो बहुत कुछ कह रहे हैं क्योंकि वो इशारों में दिग्गजों पर निशाना साध रहे हैं। मैं आप ही से सवाल पूछ लेता हूँ, हरीश रावत जी इनएक्टिव कब थे? हरीश रावत जी तो हर हमेशा सक्रिय रहे। हरीश रावत जी कभी देखे चुनाव हारने के बाद, अगर आप एक दिन भी हरीश रावत जी को आपने कभी घर बैठे देखा तो आप बता दीजिए, वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो धरातल में हो, चाहे वो पंजाब के प्रभारी है वहां का कार्यक्रम हो, कभी उनका कभी रुकता है? हरीश रावत जी आपने देखा होगा कि सुबह देहरादून है, शाम को बागेश्वर पहुंच रहे हैं, बागेश्वर में कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, उसके बाद दूसरे दिन एक्टिव रहना एक अलग बात है, लेकिन दल बदलू अब रूठे अपने हो गए, इस टाइप से सोशल मीडिया पर एक पूरा लेख लिखना सर, वो एक अलग बात है। मैं उसका जिक्र यहाँ पर कर रही हूँ। नहीं, मैं उसका भी जवाब दूंगा। दूसरे दिन आपको जलंधर दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हरीश रावत जी सक्रिय हैं। देखिए, उन्होंने कोई गलत टिप्पणी किसी पर नहीं की, किसी पे आरोप नहीं लगाया, आक्षेप नहीं लगाया। उन्होंने केवल मात्र इतना कहा कि भाई जिन लोगों ने पार्टी के साथ धोखा किया है, पार्टी के साथ दगाबाजी की है, लोकतंत्र की हत्या करने में जो लोग गुनहगार रहे हैं, अगर उन लोगों को हम पार्टी में लाएंगे या उनके लिए हम बाहें फैलाए रहेंगे
तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि ये मुझको पीड़ा होगी, क्योंकि हरीश रावत जी इस प्रदेश के वरिष्ठतम नेता है और बहुत लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है। अगर उन्होंने कोई बात की है तो निश्चित रूप से पार्टी उसका संज्ञान लेगी और पार्टी को संज्ञान लेना भी चाहिए और लेगी भी पार्टी। और उनकी बात का कहीं पर भी कोई किसी नेता भी कंट्राडिक्शन नहीं किया। और उन्होंने एक बात कही कि उन्होंने इतना जरूर ये कहा है, और जिन लोगों ने पार्टी के साथ, पार्टी एक सरकार चल रही थी, उस सरकार को गिराने का काम किया और पार्टी जो एक माँ होती है उसके साथ धोखा करने का काम किया, माँ का चीरहरण करने का काम किया, तो ऐसे लोगों को कैसे हम लोग पार्टी में सम्मिलित कर लेंगे? क्यों हम पार्टी में सम्मिलित करना चाहते हैं? ये सवालात उन्होंने खड़े किए हैं। उन्होंने ये किसी व्यक्तिगत नाम लेकर किसी का भी नहीं कहा कि फला व्यक्ति कह रहा, तो इसमें कोई झगड़े की बात नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा ये सैद्धांतिक मत है, उन्होंने कहा कि मैं इसको मानता हूँ। मेरा अपना मानना है कि किसी को इतनी जल्दीबाजी में, बिना जब तक वो सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगता है कि मैं उत्तराखंड की जनता से और उत्तराखंड के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से माफी मांगता हूं, मेरे से गलती हुई। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है, उन्होंने साफ कहा कि उसको सम्मिलित करने में कोई हर्जा भी नहीं है। उन्हें इतनी सी बात की, इसमें कहीं कोई झगड़ा नहीं। देखिए मैं वो आप ठीक है, आपने भी अपनी बात कह ली है, आपने भी डिबेट किसी न किसी विषय में रखनी है, तो इसमें कोई, मैं उसको आपकी बात को भी बुरा नहीं मान रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक करिए। लेकिन मैं पार्टी का एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, जिम्मेदार क्योंकि लंबे समय में मैं भी कर रहा हूँ, तो राजनीति में विनोद सयाल जी से जवाब ले लेते हैं। बात हरीश रावत जी ने ऐसी नहीं की कि जिससे ये कहा जाए कि पार्टी में अंदर खाने कोई द्वंद्व है। कोई द्वंद्व नहीं है, सब लोग प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। विनोद सयाल जी से जवाब लेते हैं। विनोद सयाल जी, सब कुछ तो ठीक है उत्तराखंड में, कांग्रेस उत्तराखंड में, फिर आप सब लोग क्यों चुटकी ले रहे हैं? आप सब लोग क्यों ये कह रहे हैं कि बिखराव की तरफ है कांग्रेस और अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इस वजह से ऐसे कर रही है? वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। देखिए, देश के अंदर अभी जो भी बिहार के अंदर चुनाव हुए, अन्य अन्य प्रदेशों में जहां पर भी चुनाव हुए, कांग्रेस की कई स्थानों पर जमानत जब्त हुई और कांग्रेस जो है उत्तराखंड के अंदर भी कांग्रेस आपस में इतनी बुरी तरह झगड़ रही है। चाहे हरीश रावत जी हो, प्रीतम सिंह जी हो, इंदिरा हृदयेश जी हो, सबकी अलग अलग कांग्रेस है, किशोर उपाध्याय जी की अलग अलग कांग्रेस है। कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है और कांग्रेस में मुझे लगता है कि जैसे हरीश रावत जी ने अपने आप को स्वयं भी मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित कर दिया हो, उस तरह से ट्वीट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, प्रीतम सिंह जी कुछ और कह रहे हैं कि और इंदिरा हृदयेश जी कुछ और कह रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर नेताओं की बहुत कमी पड़ गई है और ये बौखलाहट है इनकी कि भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कामों को देखते हुए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश के नेतृत्व त्रिवेंद्र जी के अच्छे कामों को देखते हुए इनके अंदर बड़ी बौखलाहट पैदा हो गई है और ये केवल जो है तो आपस में बयानबाजी में इतने उलझे हुए हैं कि उनके पास फुर्सत नहीं है जनता के बारे में सोचने की। ठीक है विनोद सयाल जी, क्यों आपने सुना मथुरादास जोशी साहब, आपने सुना कि विनोद जी क्या कह रहे हैं? ऐसे में सवाल ये उठता है कि वाकई में क्या नेताओं की कमी पड़ गई है? और अगर ऐसे ही आपस में अंतरकलह से जूझती रही कांग्रेस, तो फिर कैसे आने वाले वक्त में बीजेपी का मुकाबला कैसे करेगी? नहीं, मैंने आपको बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी घबराहट है, अपनी छटपटाहट है। अगर वो ये देख रहे हैं कि भाई हरीश रावत जी सक्रिय हो गए, तो उनको सबसे बड़ा खतरा अगर आज भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में है, तो सबसे बड़ा खतरा आदरणीय हरीश रावत जी से है। इसलिए वो घबराहट में तमाम तरीके की बातें कहते और वो देख रहे हैं कि भाई इससे बात बनेगी नहीं और इसलिए इनको कांग्रेस को उलझाओ, मीडिया में तमाम तरह की बातें कहो, कांग्रेस लड़ रही है। कहाँ लड़ रही है आप बता दीजिए ना। मैंने तो आपसे बड़ी विनम्रता के साथ पूछा, क्या हरीश रावत जी ने कोई पार्टी विरोधी बयान दिया है क्या, या किसी माननीय अध्यक्ष जी के खिलाफ कोई बात कही है क्या? या ठीक है सर, अब आप ठीक है सर, अब आप मेरी बात सुनिए, मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ना तो किसी का नाम लिया है, ठीक है, और ना ही उन्होंने किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोला है, लेकिन सर वो जो इस वक्त बोल रहे हैं किसके लिए बोल रहे हैं, इतना तो आप भी समझते हैं मथुरादास जोशी साहब, इतना तो आप भी समझेंगे कि वो सोशल मीडिया पर जब लगातार एक्टिव है, ठीक है, देखिए सक्रियता बरतना एक अलग चीज हो गई, या सोशल मीडिया पर अलग एक्टिव रहना दूसरी चीज हो गई, लेकिन एक्टिव होकर के बार बार ये बात कहना कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी ही पार्टी के लोग बाहें फैलाए खड़े हैं, सर तो किसकी तरफ इशारा है ये? हम क्यों ना कहें कि वो अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, कोई नाराज नहीं। मैं एक बात आप ही से पूछना चाहता हूँ, आप ही के चैनल सर आज तो आप मेरी भूमिका में नजर आ रहे हैं, सवाल पूछना मेरा काम है, तो आप बार बार मुझे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, सर मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए।
मैं निवेदन के साथ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप यही मान लीजिए, चलिए जिस चेयर पे आप बैठी हैं, चलिए मान लेते हैं कोई व्यक्ति आपके चैनल से दगाबाजी कर दे, आपके चैनल के साथ दुष्प्रचार कर दे, आपको नुकसान पहुंचा दे, उसके बाद आप ही का मैनेजमेंट उसके लिए अगर बाहें फैलाने की बात करे या आपको उसको सादर आमंत्रित करने की बात हो तो आपको भी स्वाभाविक रूप से बुरा लगेगा। ठीक, अब आए ना आप सर, अपने ही पॉइंट पे आए ना सर, आप अपने ही पॉइंट पे आए ना। ठीक है, अब मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। अगर ऐसे में मेरा मैनेजमेंट कोई फैसला लेता है सर और मैं अपने मैनेजमेंट के खिलाफ बोलती हूँ और मैं कहूंगी कि मेरे मैनेजमेंट का फैसला गलत है, मैं कहूंगी मेरा चैनल गलत कर रहा है, मैं कहूंगी कि मेरे जो सीनियर्स है वो उसको नहीं लेकर आए, तो सर निशाना मैं किस पे साधूंगी? अपने ही चैनल पे साधूंगी ना सर, अपने ही लोगों पे साधूंगी ना, किसी दूसरे चैनल को तो नहीं बोलूंगी ना। ठीक है, आप ही की बात से इत्तेफाक रखते हुए कह रही हूं, अगर मैं ऐसा कुछ भी कहूंगी दैट मींस कि मैं अपने ही चैनल पर सवाल उठाऊंगी, अपने ही मैनेजमेंट पर सवाल उठाऊंगी, तो सवाल तो मेरा यही है ना कि वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल रहा है। नहीं, अपनी पार्टी के खिलाफ कतई नहीं बोले। देखिए वो सबसे वरिष्ठतम नेता है इस प्रदेश के, आप देख रहे हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी? शायद कुछ टेक्निकल दिक्कत हो गई है। विनोद सवाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से ये लगातार आपस में कांग्रेस जो है 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं लेकिन अभी वो अपनी ही बातों से बाहर नहीं निकल पा रही है, तो लोगों को बाकी और मुद्दे या फिर आपकी कमियां कैसे गिना पाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी में किसी भी राष्ट्रीय और प्रदेश नेता का नियंत्रण नहीं रह गया है, क्योंकि अभी जो इनके राजकुमार थे राहुल जी, उनके लिए वहां जी की टिप्पणी आप सारी दुनिया में जाहिर हुई, उन्होंने भी सिद्ध किया है कि इस पार्टी अपरिपक्व आदमी है। उसी तरह उत्तराखंड के अंदर भी जो इनका प्रदेश अध्यक्ष है, उनके अलग कार्यक्रम चलते हैं, उनकी कांग्रेस चक्रोदा तक है, हरीश रावत जी की कांग्रेस ये अपनी अलग डफली अपना राग है, किशोर उपाध्याय जी की अलग कांग्रेस है और आपके इंदिरा देसी की अलग कांग्रेस है। और उस समय जो भी कांग्रेस के अंदर से छोड़ के आए वो हरीश रावत जी ने ही उनको जिस तरह से टॉर्चर किया, मुझे लगता है उसी कानून में भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 3.5 साल के अंदर एक बहुत अच्छी सरकार उत्तराखंड राज्य में दी है। और अभी जो देश के अंदर भी जो परिणाम आए उसमें भी कांग्रेस की कई स्थानों पर जमानत तक जब्त हुई है। तो कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। बौखलाहट में हरीश रावत जी अपने आप को स्वयं ही मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आई कि अभी इस तरह की बातें, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, ये समझ से परे और अपने नेताओं के बारे में जिस तरह की उनकी बयानबाजी है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर ये कलह और आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन सर ऐसे में भले चाहे हरीश रावत कुछ भी करे या कांग्रेस कुछ भी करे, आपको अगर इतना यकीन है कि आपने विकास किया है 3-3.5 साल में, उत्तराखंड की राजनीति को, उत्तराखंड की सियासत को आपने बदला है, जगह जगह काम करा है सर, तो ऐसे में कांग्रेस की बयानबाजी को इतना तूल नहीं देना चाहिए ना। उनका आपसी मामला है, निपटने दीजिए उन्हें। नहीं देखिए, हम उनकी बात को तुल नहीं दे रहे, वो समाचार पत्रों में छपा है, आपके डिबेट का हिस्सा था। नहीं तो हमारा तो विकास का ही एजेंडा है, हम तो विकास के एजेंडे पर ही चल रहे हैं। हम उनका ये आंतरिक मामला है। लेकिन जब वो कुछ कह रहे हैं हमारी पार्टी के जो वो कुछ आपस में कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी उस पर नजर पड़ी। आपने हमें डिबेट में बुलाया तो हम चर्चा में भाग ले रहे हैं। नहीं तो हमारा तो मेन मुद्दा विकास का मुद्दा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर है, माननीय त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। तो हम तो ये तो कांग्रेस का आपस का वो मामला है। ठीक है, मथुरादास जोशी साहब, क्या आप तक अब मेरी आवाज पहुंच पा रही है, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, ठीक है, आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज भी आ रही है। मथुरादास जोशी साहब, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, क्या सिर्फ चुनौतियां कांग्रेस के लिए इतनी ही रह गई हैं कि जो बागी हैं उन पर निशाना साधा जाए, या जो बाहर चले गए हैं उनको वापस नहीं लाना है, या फिर वाकई में चुनौती बहुत बड़ी है, उन पर भी हमें नजर डालनी चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। आप निश्चित, बिल्कुल सही बात आप करिए, हमारे सामने ये कोई बहुत बड़ी, देखिए बागियों को लाके उनको मजबूत करने के बजाय अगर हम संगठन में और ज्यादा मेहनत करेंगे तो शायद हमको उसका फायदा होगा। और मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से फिर कह दूं आपको कि हरीश रावत जी ने अगर कोई बात कही है तो उसमें मैं उसका कोई इफ एंड बट इधर उधर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बड़े भरोसे के साथ, विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं कि कांग्रेस एक है और एक रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी पहले अपने परिवार को संभाले, तब हमारे पे टिप्पणी करे। ठीक है, लेकिन मथुरादत्त जोशी साहब, जो बात आप मुझसे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक है और एक ही रहेगी, तो आपको नहीं लगता ऐसे में अगर हरीश रावत को कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है और वो इस तरीके की सोशल मीडिया पर आकर ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, तो पार्टी के आला कमान को उनसे बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए कि सब आपके साथ हैं, आप अलग नहीं है?
नहीं, सब आपस में बात कर रहे हैं, सब एक। हरीश रावत जी ने, मैं कह रहा हूँ ना, गलत कहाँ कहा। अगर कोई बात कहीं पर कोई चिंगारी आई है, धुआं उठा है, उसमें सवाल आपने पूछा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कोई ऐसी जिन लोगों को लाने की बात, अगर इनको लाना, उनका मेरा सैद्धांतिक, मैं इस बात पे सहमत नहीं हूं कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ दगा किया है, पार्टी के साथ हितों में कुठाराघात किया है, एक अच्छी भली चलती हुई सरकार को गिराने का काम किया है, तो ऐसे लोगों को पार्टी में न लाया जाए। एक सयाना के नाते उन्होंने अपनी बात कही हो, वरिष्ठतम नेता है, उन पर पुनर्विचार होगा, उनकी बात में पार्टी विचार करेगी। लेकिन इन सारी लाइनों के साथ एक लाइन और उन्होंने ऐड की थी सर, जो आपने नहीं बोली। उन्होंने कहा था कि मुझे समझ नहीं आता कि पार्टी के लोग क्यों बाहें फैलाए खड़े हैं, जबकि सामने वाले से आने वाले का पता ही नहीं। तो किसकी तरफ इशारा था उनका? कौन है ऐसा जो चाहता है कि जो बागी है वो वापसी करें पार्टी में? देखिए, बागी, जहां तक कोई बागी आ कहां रहा अभी, अगर कोई बागी आ रहा होता तो हम कहते कि वो बागी आ रहा। बागियों को लेके क्या कांग्रेस को मजबूत होगी क्या? अगर हम अपने घर को मजबूत करेंगे, अपने लोगों को मजबूत करेंगे, तो वो अच्छा रहेगा। किसी बागी के ऊपर कांग्रेस कोई डिपेंड नहीं है या निर्भर नहीं है, किसी को कोई नहीं ला रहा है, कहीं से कोई नहीं आ रहा। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहता हूँ, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि हरीश रावत जी कांग्रेस पार्टी के उत्तराखंड में वरिष्ठतम नेता है, अनुभव में भी वरिष्ठतम है, बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है उनका। और अगर आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती है तो केवल मात्र एक हरीश रावत चुनौती है। और भाजपा को ये तकलीफ है कि हरीश रावत जी हल्का सा कुछ कह देते हैं तो वो तमाम तरह की बातें लेके पार्टी में मनगढ़ंत बातें करते हैं। पहले अपना घर सुधार लो ना। लाखीराम जोशी जी ने क्या कहा है? लाखीराम जोशी जैसे अनेक नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में। अभी आपने देखा होगा, इन्हीं की सरकार में इनके मंत्री कहते हैं कि हमको सीआर, किसी अधिकारी की सीआर लिखने की पावर नहीं है। इन्हीं के मंत्री, जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसी की जांच कराने की बात करते हैं। इन्हीं के मंत्री, जो मुख्यमंत्री अगर किसी विभाग की भी बैठक ले रहे हैं तो इनके मंत्री उसमें सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। मैं किस का मैं कई नाम ले सकता हूं, कई बातें इसमें जोड़ कह सकता हूं। ये भाजपा अपना घर संभाले, हमको भाजपा की नसीहत लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, विनोद सुयाल जी जवाब ले लेते हैं। विनोद सुयाल जी, जब अपने ही घर में इतना सब कुछ चल रहा है सर, तो वो कह रहे हैं कि पहले अपना घर संभाल लीजिए। हमारे घर की चिंता न करें। अभी आपका बयान था कि हरीश रावत के अलावा कांग्रेस के अंदर जितने भी नेता हैं वो सारे नकारा हैं। इसका अर्थ ये होता है प्रीतम सिंह जी किसी काम के नहीं, इंदिरा हृदय जी किसी काम की नहीं है। और वास्तव में मुझे लगता है कि जो जोशी जी का बयान है वो आपस में काफी कुछ इशारे कर देता है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी और बड़ा बिखराव इनके बीच में होगा जिस तरह की बयानबाजी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और एकजुट रूप से जो है तो चुनाव लड़ेगी और स्पष्ट बहुमत से फिर 2022 में चुनाव जीतेगी। बीजेपी के सामने सर क्या चुनौती 2022 को लेकर? देखो, हमारे सामने दूर दूर तक कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का हाल पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है उनकी नीतियों के कारण, उनके आपसी महत्वाकांक्षा के कारण। और जो ये महत्वाकांक्षा है आप देख रही हैं, अपने आप ही स्वयं जो है तो एक दूसरे को नकारा घोषित करने पर लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी, एक कैडर बेस्ड पार्टी और एक अनुशासित पार्टी है। इस पार्टी के अंदर जो है तो जो सभी लोग जो है तो मिलजुल कर पार्टी को चलाते हैं। निश्चित रूप से हम जो है तो आने वाले समय में हमारे सामने कोई खास चुनौती ये राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही अच्छे ढंग से जो है तो राज्य के अंदर पुनः बहुमत मिलेगा। ठीक है, मधुरदास जोशी साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी यहाँ पर कि जब आपस में इस तरीके की पार्टी के अंदर से बयानबाजी निकलती है तो जाहिर सी बात है, इतना आप भी समझते होंगे क्योंकि राजनीति का अच्छा खासा अनुभव आप रखते हैं, कि दूसरी पार्टी को मौका दे देते हैं हम लोग अपने ही ऊपर सवाल उठाने का। तो नहीं लगता कि हरीश रावत को आप खुद ये बात मान रहे हैं, और हम सबको भी पता है कि वो वरिष्ठ नेता है, उनका अनुभव बहुत अच्छा है राजनीति में, कि इस वक्त ऐसे वक्त में जब एक मैसेज ये देने की कोशिश है कि पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एक साथ है, जो भी जाएगी आगे, जो भी फैसला करेगी एक साथ करेगी, तो कम से कम ऐसे वक्त में तो हरीश रावत को ऐसी बातों से बचना चाहिए ताकि बीजेपी को या किसी और पार्टी को मौका ना मिले। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि हरीश रावत जी ने किसी कहां पर गलत बात कही। अगर आप मेरे से सवाल पूछ रही हैं, मैं आपके सवालों का जवाब भी तो दे रहा हूं। मैं उसमें इफेन बट अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा। सर अगर वो नहीं कह रहा है कुछ भी, ठीक है, एक मिनट में आपको एक बाइट सुनवा देती हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी। प्रीतम सिंह जो कि अध्यक्ष है प्रदेश, उनकी एक बाइट है, जरा सुन लीजिए उनका बयान। परिप्रेक्ष्य में जो भी निर्णय होगा
वो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। सोनिया जी, राहुल जी निर्णय का काम करेंगे। जो निर्णय वो लेंगे मैं समझता हूँ सबको स्वीकार्य होगा। और अब इस परिप्रेक्ष्य में कोई बात कहना मैं समझता हूँ उचित नहीं। तो प्रीतम सिंह को भी आपने सुना, वो भी यही बात कह रहे हैं कि जो भी फैसला होगा पार्टी नेतृत्व करेगी। तो फिर ऐसे में हरीश रावत को क्यों बीच बीच में आकर के इस तरीके के ट्वीट करने पड़ रहे हैं? क्या उन्हें भरोसा नहीं अपने आला कमान के फैसले पर? उनको हर एक पर भरोसा है। हरीश रावत तो एक ऐसा कार्यकर्ता है, नेता के साथ साथ वो तो एक छोटे से कार्यकर्ता भी भरोसा करते हैं। अगर वो भरोसा न करते तो क्या उनकी सरकार जाती? क्या एक अच्छे बहुमत की सरकार चल रही थी, उनके भरोसे का तो लोगों ने उनके भरोसे के साथ ही तो विश्वासघात करने का काम किया। जिनको जिम्मेदारी दी थी मंत्रालय चलाने की, जिन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा था, उन्हीं लोगों ने धोखा दिया। हरीश रावत जी कहीं पार्टी के लिए, देखिए 2002 में उन्होंने उनकी मेहनत से पार्टी पूरी सत्ता में आई थी, लेकिन 2002 में वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए। पार्टी ने दूसरे का नाम चीफ मिनिस्टर के लिए ले आए, तो उन्होंने शहर स्वीकार किया। कहां पार्टी के किसी बात में इफेन बट किया? तो सर सवाल यही है ना, जब वो इतना भरोसा कर रहे हैं पार्टी के ऊपर, तो पार्टी उन पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही? पार्टी ने हमेशा उन पर भरोसा किया। कहां भरोसा नहीं किया पार्टी ने? बताइए, वो पार्टी के 7 साल अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। आप देख लीजिए, पार्टी के प्रदेश में मुख्यमंत्री वो रहे, पार्टी को चलाने की जिम्मेदारी उनको दी। आज वो आसाम के प्रभारी थे, आज पंजाब के प्रभारी हैं। CWC जो हमारी सर्वोच्च संस्था होती है, एक छोटे से राज्य से आप देख लीजिए वो वहां तक पहुंचे, वहां तक पार्टी ने उनको पहुंचाया, भरोसा किया है। पंजाब जैसे एक टिपिकल और क्रिटिकल जो आपका संवेदनशील हमारा राज्य है, उस राज्य के प्रभारी हैं। पहले भी आसाम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ राज्य था, वहां के प्रभारी थे। आज पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्य के प्रभारी हैं। हरीश रावत जी के ऊपर पार्टी का पूरा भरोसा है और भरोसा आगे भी रहेगा। और हरीश रावत जी का भी पार्टी में पूरी आस्था है, पार्टी के नेतृत्व में आस्था है। न कभी हरीश रावत जी ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ कोई बात कही, न मेरा पूरा विश्वास है कि न वो भविष्य में कभी ऐसी बात करेंगे। जो भी बात वो करेंगे वो कांग्रेस की मजबूती के लिए करेंगे। कांग्रेस को 2022 में उनका, लेकिन सब जब आस्था और भरोसा होता है, माफ कीजिएगा जाते जाते मैं एक बात आपको यहाँ बोलना चाहूंगी, जब आस्था और भरोसा होता है अपने ही लोगों पर, अपने ही पार्टी पर, तो सर इस तरीके से सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेना पड़ता है हमें अपनी बात कहने के लिए। ये चुपचाप आपस में बैठकर बातचीत होती है, बातचीत से हल निकाला जाता है। चलिए, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद सोयाल जी और मथुरा दत्त जोशी साहब, आप लोग जुड़े हमारे साथ। लेकिन सवाल यही है कि आपस में इतनी अंदरूनी कलह है, हालांकि कांग्रेस इस बात को माने या ना माने, चुनौती उसके सामने और भी बहुत बड़ी है, लेकिन अभी वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही झगड़ों से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो फिलहाल आज उत्तराखंड की आवाज में इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।